कहानी की शुरुआत एक जेल से होती है जहां ड्राइवर नाम का एक आदमी अपनी और अपने भाई की पुरानी तस्वीर को गौर से देख रहा होता है। वो इस दिन का पूरे 10 साल से इंतजार कर रहा था क्योंकि आज आखिरकार उसकी रिहाई मंजूर होने वाली थी। कुछ ही देर बाद कई पुलिस अहलकार वहां पहुंचते हैं और ड्राइवर को अपने साथ ले जाते हैं। वार्डन उसे मशवरा देता है कि बाहर जाकर वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे और साथ ही अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है ताकि मुस्तकबल में किसी परेशानी में फंसने पर वो उससे राबिता कर सके। लेकिन ड्राइवर को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो सिर्फ बाहर जाने का रास्ता पूछता है। जेल से निकलते ही ड्राइवर तेजी से करीब मौजूद एक स्क्रैप यार्ड की तरफ बढ़ जाता है। वहां एक कवर से ढकी हुई उसकी बेहद चमकदार कार खड़ी होती है। वो टायर के पास छिपाई गई चाबी निकालता है और कार के अंदर बैठ जाता है। कार के अंदर उसे एक खास आदमी से जुड़ी तमाम जानकारी मिल जाती है। इसके साथ एक रिवॉल्वर, कुछ नक्शे और कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी रखे होते हैं। इन सबको देखते ही ड्राइवर बना वक्त जाया किए सीधा उस आदमी की लोकेशन की तरफ रवाना हो जाता है। ऑफिस के बाहर पहुंचकर वो ट्रैफिक के दरमियान से सड़क पार करता है और अंदर जाकर उस आदमी को ढूंढ लेता है। बना किसी हचकचाहट के वो उसके सर में गोली मारकर उसे मौका पर ही खत्म कर देता है। हालांकि ये पूरा मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन ड्राइवर को इसकी जरा बराबर परवाह नहीं होती। वो आराम से बाहर निकलता है, अपनी कार में बैठता है और फौरन वहां से रवाना हो जाता है। उसी इलाके में करीब एक बार मौजूद होता है जहां स्लेड नाम का एक ड्रग एडिक्ट एक ड्रग डीलर से नशा खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। स्लेड के पास पूरे पैसे नहीं होते, इसलिए डीलर पहले उसे मना कर देता है, लेकिन काफी बहस और मिन्नत समाजत के बाद स्लेड किसी तरह ड्रग हासिल करने में कामयाब हो जाता है। उधर आपस में होने वाले कत्ल की खबर मिलते ही कई पुलिस यूनिट्स वहां पहुंच जाती हैं। इन अफसरों में डिटेक्टिव सिसिरो भी शामिल होती है। थोड़ी ही देर बाद स्लेड भी वहां आ जाता है क्योंकि वो खुद भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, लेकिन उसकी नशे की आदतों और खराब रिकॉर्ड के बारे में पूरा डिपार्टमेंट पहले ही जानता था। इसी वजह से न कोई उसे पसंद करता है और न ही किसी को उम्मीद होती है कि वो ज्यादा दिन नौकरी में रह पाएगा। सिसिरो उसे वहां देखकर फौरन वापस जाने को कहती है, लेकिन स्लेड साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो इस केस को हल करने के लिए ही आया है। दूसरी तरफ ड्राइवर एक दूसरे ऑफिस में पहुंच चुका होता है जहां उसकी मुलाकात रॉय ग्रोन से होती है। रॉय वही शख्स था जिसे ड्राइवर ने अपने भाई के कत्ल से जुड़ी मालूमात इकट्ठी करने का काम दिया था। स्क्रैप यार्ड में कार और बाकी सारा सामान भी उसी ने छिपा कर रखा था। ड्राइवर मालूमात मांगता है, लेकिन अब रॉय के तीवर बदल चुके होते हैं। वो पहले से 2 गुना रकम का मुतालबा करता है। गुस्से में ड्राइवर उसे साफ बता देता है कि वो तय शुदा रकम का आधा भी देने वाला नहीं। ये सुनकर रॉय बौखला जाता है और अपने बॉडीगार्ड को बुला लेता है जो एक MMA चैंपियन होता है। बॉडीगार्ड ड्राइवर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर ड्राइवर के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है। टैटू देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो ड्राइवर को गोस्ट कहकर पुकारता है। खौफजदा होकर वो फौरन पीछे हट जाता है और वहां से भाग निकलता है। अपने बॉडीगार्ड की ये हालत देखकर रॉय के भी होश उड़ जाते हैं। डर के मारे वो बना पैसे लिए ड्राइवर को बाकी तमाम लोगों के नाम और पते दे देता है। उधर सिसिरो और स्लेड ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रहे होते हैं। फुटेज से उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ड्राइवर और मारा गया आदमी एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसी वजह से वो ड्राइवर के बारे में मजीद गहराई से तफ्तीश शुरू कर देते हैं। तभी अचानक स्लेड के फोन पर उसकी बीवी की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि आज बच्चों की जिम्मेदारी उसे संभालनी होगी। स्लेड की बीवी पहले ही उसकी नशे की आदतों की वजह से उससे काफी नाराज रहती थी, इसलिए वो आज उसे मना नहीं कर पाता और मजबूरी में अपने बेटे को लेकर बेसबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ एक बड़े घर के अंदर किलर नाम का एक आदमी खामोशी से योगा प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका घर बेहद आलीशान होता है और दीवारों पर लगी तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि वो कभी एक कामयाब सॉफ्टवेयर माहिर रह चुका है। बचपन में उसके पैरों में शदीद मसला था, लेकिन रोजाना की मेहनत और वर्जिश की वजह से उसने अपने जिस्म को गैर मामूली हद तक मजबूत बना लिया था। अब उसके जिस्म में हैरत अंगेज लचक आ चुकी थी। फिलहाल वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर काम कर रहा होता है। तभी अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड से बात करते हुए तस्वीर आती है। ये तस्वीर ड्राइवर की होती है जो अब उसका अगला हदफ बन चुका था। टारगेट कंफर्म होते ही किलर फौरन अपना सामान पैक करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को कई बार बोसा देता है और बिना देर किए वहां से निकल पड़ता है। उधर सिसिरो अपने ऑफिस में बैठी ड्राइवर के हाथ पर बने टैटू का बगौर जायजा ले रही होती है। तभी उसका सीनियर उसके पास आता है और माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से उसे स्लेड जैसे लापरवाह अफसर के साथ काम करना पड़ रहा था। लेकिन सिसिरो को इस बात से कोई खास परेशानी नहीं होती। वो अपने
सीनियर को वापस जाने का कहती है और दोबारा केस पर तवज्जो देने लगती है। कुछ देर बाद स्लेड भी वापस लौट आता है और ड्राइवर से जुड़ी कई अहम मालूमात लेकर आता है। इन मालूमात से उन्हें ड्राइवर का असली नाम जेम्स कलन मालूम होता है। जेम्स ने अपने भाई गैरी कलन के साथ मिलकर तकरीबन 10 साल पहले एक खतरनाक बैंक डकैती अंजाम दी थी। इस वारदात में जेम्स गेटवे ड्राइवर था और उसने अपनी शानदार ड्राइविंग महारत की बदौलत अपने साथियों को पुलिस से बचाकर निकाल लिया था। उसी दिन के बाद से लोग उसे ड्राइवर कहकर पुकारने लगे थे। लेकिन डकैती के बाद हालात बदल गए। घर वापस जाते वक्त कुछ लोगों ने जेम्स और गैरी को गन पॉइंट पर रोक लिया और पैसों के बारे में पूछगुछ शुरू कर दी। अपने भाई की जान बचाने के लिए जेम्स ने उन्हें सारी मालूमात दे दी, मगर रकम मिलने के बाद उन लोगों ने गला काट दिया और गैरी को कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जेम्स के सर में भी गोली मार दी। गैरी की मौत ने जेम्स को अंदर से तोड़कर रख दिया था। अगरचे डॉक्टर किसी तरह उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन उसके सर में एक मेटल प्लेट लगानी पड़ती है। इसके बाद कोर्ट में पूरी बैंक डकैती का इल्जाम जेम्स पर डाल दिया जाता है और उसे 10 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। यही वजह थी कि जेल से बाहर आते ही जेम्स गुस्से और बदले की आग में जल रहा था। इस वक्त उसका अगला निशाना एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके अपार्टमेंट के बाहर वो पहले से मौजूद होता है। उसी दौरान किलर भी वहां पहुंच चुका होता है। वो फोन पर अपनी थेरेपिस्ट से बात करते हुए दूर से ड्राइवर पर नजर रखता है। जैसे ही ड्राइवर अपार्टमेंट के अंदर जाता है, किलर भी अपनी गन तैयार करके उसके पीछे अंदर दाखिल होने लगता है। उधर वो बूढ़ा आदमी एक लड़की को मदद के बहाने अपने घर में ले आया होता है। वहां वो उसे डर देता है और उसके बेहोश होने का इंतजार कर रहा होता है ताकि बाद में उसके साथ गलत हरकत कर सके। वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने ही वाला होता है कि तभी अचानक दरवाजा जोर से टूटता है और ड्राइवर अंदर दाखिल हो जाता है। ड्राइवर सीधा उस बूढ़े आदमी पर गन तान देता है। उसे जिंदा देखकर उस शख्स की हालत खराब हो जाती है। घबराहट में वो बताने लगता है कि गैरी को मारने के लिए किसी ने उन्हें भारी रकम दी थी, लेकिन ड्राइवर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और बना रुके उसके सर में गोली मार देता है। बाहर निकलते ही किलर ड्राइवर पर फायर करने ही वाला होता है कि तभी सामने एक छोटी लड़की आ जाती है। इस वजह से ड्राइवर को किलर की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। ड्राइवर फौरन किलर पर गोली चलाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर करता है और बिना वक्त जाये किए अपनी कार में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल ड्राइवर बच निकलता है। थोड़ी ही देर बाद उस बूढ़े आदमी के घर पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है और स्लेड भी मौके पर आकर पूरी जगह का मायना करता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें साफ अंदाजा हो जाता है कि इस आदमी को भी ड्राइवर ने ही मारा है। जांच के दौरान यह भी सामने आता है कि वो बूढ़ा आदमी डार्क वेब पर बच्चों के साथ ज्यादती से मुताल्लिक गैर कानूनी मवाद फरोख्त करता था। यही वो शख्स था जिसने उस दिन गैरी के कत्ल की वीडियो रिकॉर्ड की थी और बाद में ड्राइवर के सिर में गोली मारी गई थी। उधर ड्राइवर के हाथ से निकल जाने की वजह से किलर काफी बेचैन हो जाता है। वो अपनी गर्ल फ्रेंड लिली को ड्राइवर के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि ड्राइवर की आंखों में बदले की एक खतरनाक आग जल रही है जो उसे अब तक का सबसे मुश्किल हदफ बना रही है। फिर भी किलर इसे एक चैलेंज के तौर पर लेता है। ड्राइवर को खत्म करने से पहले वो लिली को प्रपोज कर देता है। ये सुनकर लिली बेहद खुश हो जाती है। अगली सुबह सिसिरो जब ऑफिस पहुंचती है तो उसकी नजर स्लेड के हाथ पर बने टीटू पर पड़ती है। तभी उसे एहसास होता है कि स्लेड पहले लॉस एंजलिस होमिसाइड डिपार्टमेंट में काम कर चुका था। ये डिपार्टमेंट करप्शन और बिदानवानी की वजह से काफी बदनाम था। उसी दौरान स्लेड को डरगुज की खतरनाक लत लग गई थी। बाद में उसकी मुलाकात मरीना नामी एक सहाफी से हुई और दोनों में शादी हो गई। सिसिरो के सामने स्लेड दावी करता है कि अपने बेटे की पैदाइश के बाद उसने डरगुज मुकम्मल तौर पर छोड़ दी थी। सिसिरो उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। उसे स्लेड के लिए बुरा भी महसूस होता है, इसलिए वो उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब माजी का हिस्सा है। अब उसे इस केस पर तवज्जो देनी चाहिए और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाना चाहिए। उधर ड्राइवर तेजी से कार चलाता हुआ एक घर के बाहर पहुंचता है। वहां वो एक औरत को देखता है जो अपने शौहर और बच्चे को दरवाजे तक छोड़ने आती है। उनके जाते ही ड्राइवर अपनी गन रीलोड करता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वो उस औरत को मारने आया है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। ये औरत कभी ड्राइवर की गर्ल फ्रेंड हुआ करती थी। जब ड्राइवर जेल गया था तब वो हामिला थी। ड्राइवर को लगता है कि बाहर जिस बच्चे को उसने देखा वो उसका बेटा है, लेकिन उसकी पुरानी गर्ल फ्रेंड उसे सच बता देती है। वो कहता है कि वो बच्चा ड्राइवर का नहीं है। ड्राइवर के जेल जाने के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी। गुस्से और तकलीफ में उसने हमल जाया करवा दिया था। कुछ वक्त बाद उसने खुद को संभाला और जिंदगी में आगे बढ़ते हुए एक दूसरे आदमी से शादी कर ली जो अब उस बच्चे का बाप है। ये हकीकत जानकर ड्राइवर अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है
और बना कुछ कहे जाने लगता है। तभी पीछे से उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उसे आवाज देती है और उसके अगले मिशन के लिए गड लिख कहती है। वो लाइन क्लियर देखना चाहती थी, जहां एक तरफ ड्राइवर का दिल बिखर चुका होता है, वहीं दूसरी तरफ किलर अपनी शादी का जश्न मना रहा होता है। वो लिली के साथ सपर कार में रेस लगाते हुए चर्च पहुंचता है और वहां बाजाब्ता तौर पर उससे शादी कर लेता है। दोनों अपनी शादी से बेहद खुश होते हैं और कोई बड़ा दिखावा नहीं करते। शादी के बाद तफरीह के लिए वो एक सुनसान मकाम पर जाते हैं, जहां दोनों मिलकर हैंड गन से टारगेट प्रिकेट्स करने लगते हैं। अब किलर की बाकायदा शादी हो चुकी थी और उसे महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी में नई जिम्मेदारियां आ गई हैं। इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कलंक की दुनिया छोड़ने का फैसला कर लेता है। उसका मंसूबा था कि वो लिली के साथ किसी दूर मकाम पर जाकर पुरस्कून और आम जिंदगी गुजारेगा। लिली को भी ये फैसला पसंद आता है। दूसरी तरफ स्लेड सिसिरो की बातों से काफी मुतासिर होकर मरीना के घर पहुंच जाता है। अपनी बुरी आदतों की वजह से मरीना काफी उर्से से उससे अलग रह रही थी और अब एक दूसरे घर में रहती थी, इसलिए स्लेड उसके सामने जाकर दिल से माफी मांगता है। मरीना अभी भी स्लेड की फिक्र करती थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन से जड़ी खबरें टीवी पर गौर से देख रही थी ताकि उसकी खैरचीत मालूम कर सके। लेकिन स्लेड की बात सुनकर मरीना फौरन उसे मुआफ नहीं करती, क्योंकि उसकी डरगिज की आदत ने उनकी जिंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। काफी देर तक बात करने के बाद स्लेड उसे यकीन दिलाता है कि आज के बाद वो कभी भी डरगिज को हाथ नहीं लगाएगा। उधर रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों से गुजरता हुआ ड्राइवर अपने अगले टारगेट तक पहुंच जाता है। ये टारगेट एक स्ट्रिप क्लब का बाउंसर होता है और यही वो शख्स था जिसने उसके भाई गैरी का गला काटा था। ड्राइवर उसे देखते ही क्लब के अंदर दाखिल हो जाता है और बाउंसर के बाद रूम में जाने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बाउंसर अंदर जाता है, ड्राइवर एक नौकीला हथियार लेकर उसके पास पहुंच जाता है। बाउंसर फौरन ड्राइवर को पहचान लेता है और खौफ के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो भी फौरन अपना खंजर निकाल लेता है। तभी बाथरूम में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हो जाता है। ड्राइवर उसे बाहर जाने का इशारा करता है और सख्त लहजे में धमकी देता है। वो कहता है कि वो बाहर जाकर ऐसा जाहिर करे जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। बूढ़ा आदमी घबराकर फौरन वहां से निकल जाता है। ड्राइवर दरवाजा बंद करता है और फिर दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं, लेकिन आखिरकार ड्राइवर पूरी ताकतवर ज़र्ब के साथ बाउंसर पर वार करता है। वो मुसलसल उसे मारता रहता है, यहाँ तक कि उसकी हालत इंतहाई खराब हो जाती है। मरने से पहले बाउंसर माफी नहीं मांगता। वो सिर्फ इतना कहता है कि उसकी मौत के बाद ड्राइवर उसके बेटे के पास जाकर उसकी तरफ से सूरी बोल दे। ये सुनकर ड्राइवर बना कोई जवाब दिए उसे वहीं छोड़ देता है और बाहर निकलकर किसी को फोन करता है। उधर किलर अपने घर में बैठा अपनी पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है। अचानक उसकी नजर बचपन की एक तस्वीर पर पड़ती है जब उसके पैर ठीक तरह काम नहीं करते थे। सर्जरी के बाद उसके पैरों पर गहरे निशान रह गए थे। इन्हीं निशानात की वजह से किलर अंदर ही अंदर खुद को लेकर एहसासी कमतरी का शिकार रहता था। उसे अक्सर पैनिक अटैक जैसे मसाइल भी पेश आते थे। खुद को पुरस्कून करने के लिए वो अपनी गिंज साफ करने लगता है। तभी वो एक बार फिर फैसला करता है कि ड्राइवर को खत्म करने के बाद ही वो इस रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब लिली को इस बात का पता चलता है तो वो किलर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। आखिरकार लिली रोती हुई नीचे चली जाती है, मगर किलर पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो खामोशी से अपनी गंज साफ करता रहता है। उधर स्लेड उस रात अपने बेटे के साथ मरीना के घर ही रुकता है। आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है तो उसका बेटा उसे बताता है कि उसे 20 बाल बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो अच्छा खेल नहीं पाता। स्लेड उसे समझाता है कि किसी भी काम में बेहतर बनने के लिए मुसलसल प्रैक्टिस जरूरी होती है। वो कहता है कि जब वो अच्छा खेलने लगेगा तो 20 बाल उसे खुद ब खुद पसंद आने लगेगी। बाद में जब स्लेड बाथरूम की तरफ जाता है तो वो मरीना को काफी परेशान देखता है। मरीना को डर था कि कहीं स्लेड दोबारा डरगुज लेना शुरू न कर दे। स्लेड उसे गले लगाकर माफी मांगता है और वादा करता है कि आज के बाद वो कभी डरगुज को हाथ भी नहीं लगाएगा। ये कहते हुए वो अपने पास मौजूद सारी डरगुज उसके सामने ही टॉयलेट में फ्लश कर देता है। इसके बाद दोनों एक साथ जाकर सो जाते हैं। अगले दिन किलर और स्लेड दोनों अपने अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन उनके जहन में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा होता है, ड्राइवर। रास्ते में स्लेड को सिसिरो का फोन आता है। सिसिरो उसे बताती है कि पिछली रात बाउंसर पर होने वाले हमले की मालूमात मिल चुकी हैं। खुशकिस्मती से वक्त पर लोग बाथरूम तक पहुंच गए थे और बाउंसर को जिंदा हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। उसका बैकग्राउंड चेक करने पर यह भी सामने आया कि वो पहले कई जराइम में मुलव्वस रह चुका था।
ये सुनते ही स्लेड खुद अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है। उधर ड्राइवर को रेडियो से ये खबर मिल जाती है कि उसका टारगेट अभी जिंदा है। ये सुनते ही वो बिना देर किए अपनी कार मोड़ता है और तकरीबन 180 डिग्री टर्न लेते हुए वापस शहर की तरफ अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। दूसरी जानिब किलर को भी अपने कॉन्ट्रैक्टर का फोन आता है। वो उसे बाउंसर के बारे में बताता है और साफ कह देता है कि किलर को फौरन अस्पताल पहुंचना चाहिए। अब अस्पताल में एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला था, जहां ड्राइवर अपने बदले को पूरा करने, किलर अपने आखिरी हदफ को खत्म करने और स्लेड कानून की गिरफ्त को मजबूत करने के लिए एक ही जगह पर जमा होने वाले थे। हालात तेजी से बदल रहे थे और हर कोई अपनी अगली चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था, क्योंकि ये तकरीबन तय था कि ड्राइवर वहां जरूर आएगा। अस्पताल में कई सर्जन मिलकर बाउंसर की सर्जरी कर रहे होते हैं। इसी दौरान सबसे पहले स्लेड वहां पहुंचता है और बाउंसर के कमरे में दाखिल हो जाता है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरता कि ड्राइवर भी अस्पताल में आ पहुंचता है। वो सीधा सर्जरी रूम में घुस जाता है और डॉक्टरों के सामने ही बाउंसर पर कई गोलियां चला देता है। इस बार वो कोई खतरा बाकी नहीं छोड़ता और बाउंसर को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही पूरे अस्पताल में अफरातफरी मच जाती है। स्लेड फौरन बाहर की तरफ दौड़ता है और ड्राइवर का पीछा शुरू कर देता है। दोनों भागते हुए अस्पताल के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां दोनों एक दूसरे पर मुसलसल फायरिंग करते हैं, लेकिन आखिरकार अपनी बेहतर महारत की वजह से ड्राइवर बच निकलता है। जैसे ही उसकी नजर स्लेड के पुलिस बीच पर पड़ती है, वो उसे जिंदा छोड़ देता है और अगले ही लम्हे अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में ड्राइवर के फोन पर बाउंसर के बेटे की कॉल आती है। वो उसे से बात करने लगता है। ड्राइवर उसे मशूरा देता है कि जिंदगी में वही काम करना चाहिए जो उसका दिल चाहे, बस हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। उधर किलर एक मसरूफ सड़क पर ड्राइवर का पीछा शुरू कर देता है। दोनों ही शानदार ड्राइवर होते हैं। तेज रफ्तारी से गाड़ियां दौड़ती हैं और दोनों एक दूसरे पर फायर करते रहते हैं। इसी दौरान एक गोली ड्राइवर की गर्दन को छूती हुई गुजर जाती है, जिससे उसे मामूली चोट लगती है, लेकिन ड्राइवर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। इस नाकामी से किलर बुरी तरह बेचैन और गुस्से में आ जाता है। तभी उसके कॉन्ट्रैक्टर की एक और कॉल आती है। वो अब उसे ड्राइवर को मारने से मना कर देता है। ये सुनकर किलर पूरी तरह भड़क जाता है, लेकिन वो किसी भी सूरत ड्राइवर का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। बोवन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से इनकार कर देता है और अपनी हट जारी रखता है। उधर ड्राइवर की हालत अब ज्यादा अच्छी नहीं होती। वो सीधा गैरी के पुराने घर पहुंचता है, जहां उनकी मां अब भी रहती होती है। अंदर जाकर वो कुछ पुरानी तस्वीरें देखता है। थोड़ी देर बाद उसकी मां उसके पास आती है, उसकी गर्दन के जख्म को देखती है और खुद उसके टांके लगाने लगती है। इसी दौरान ड्राइवर अपनी मां को सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उन्होंने चौरी अमीर बनने के लिए नहीं की थी, बल्कि गैरी पर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए की थी। उसने गैरी का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि वो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करता था। ड्राइवर ये भी बताता है कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी मालूमात दूसरी गैंग तक पहुंचा देगा और वही लोग आकर गैरी को कत्ल कर देंगे। उसकी मां उसे दिलासा देती है और गैरी की राख उसके हवाले कर देती है। ड्राइवर का इरादा था कि वो अपने आखिरी हदफ को खत्म करने के बाद ही इस राख को बहाएगा, इसीलिए वो फौरन निकल पड़ता है और अपने आखिरी टारगेट की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन पूरे रास्ते उसके जहन में एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर उन लोगों को उनकी लोकेशन किसने दी थी और वो कौन था जिसने गैरी और उसे मरवाने के लिए पैसे दिए थे। जब सिसिरो को स्लेड और ड्राइवर के दरमियान होने वाले आखिरी मुकाबले के बारे में मालूम होता है तो वो स्लेड की तारीफ करती है। वो कहता है कि उसकी हाजिर दिमागी की वजह से वो ड्राइवर तक पहुंच तो पाया। इसके बाद वो उसे कुछ और नाम और तस्वीरें दिखाती है जिनमें से कोई एक ड्राइवर का अगला निशाना हो सकता था। स्लेड उन तस्वीरों में से एक आदमी की तस्वीर उठाता है और सीधा उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर ड्राइवर एक छोटे से कस्बे के बाहर मौजूद चर्च के पास पहुंच जाता है। वहां प्रीचर एक टेंट के नीचे बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दे रहा होता है। ड्राइवर पहले इंतजार करता है कि तमाम बच्चे वहां से चले जाएं। इसके बाद वो प्रीचर से अकेले में बात करता है। बातचीत के दौरान ड्राइवर को मालूम होता है कि प्रीचर ने अपनी पुरानी मुजरमाना जिंदगी मुकम्मल तौर पर छोड़ दी थी। गैरी की मौत के बाद उसे शदीद पछतावा हुआ था। दरअसल पूरे ग्रुप में वो अकेला शख्स था जो गैरी को मारना नहीं चाहता था। बाकी लोगों ने जो कुछ किया था उसका उसे आज भी अफसोस था। ये सब जानने के बावजूद ड्राइवर उसे बाहर ले आता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी प्रीचर बताता है कि उसके पास 12 गोद लिए हुए बच्चे हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। वो ये भी बताता है कि गैरी की मौत के बाद उसने पुलिस के सामने अपने तमाम पुराने जराइम कबूल कर लिए थे और उनकी सजा भी भुगत चुका था। ये सुनकर ड्राइवर गुस्से में एक गोली साइड में चला देता है और प्रीचर से कहता है कि वो अपने खानदान को संभाले। ड्राइवर वापस टेंट में जाकर बैठता ही है कि तभी अचानक किलर वहां पहुंच जाता है, क्योंकि ये तकरीबन तय था कि ड्राइवर वहां जरूर आएगा। किलर अभी ड्राइवर को गोली नहीं मारता क्योंकि वो बराबर की लड़ाई में उसे हराना चाहता था। इसी वजह से वो ड्राइवर की पस्तूल भी छीन लेता है, लेकिन ड्राइवर उससे लड़ना
छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि किलर ने अब तक उसका कोई नुकसान नहीं किया होता। उसी वक्त वहां स्लेड पहुंच जाता है और आते ही ड्राइवर के सिर पर गोली चला देता है। तभी एक बड़ा राज सामने आता है। असल में उस दिन ड्राइवर और गैरी को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद स्लेड था। ड्राइवर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी ने किलर को दिया था, लेकिन स्लेड ये भी जानता था कि ड्राइवर कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारेगा। इसी वजह से उसने बाद में किलर से कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करवाने की कोशिश की थी ताकि वो खुद ड्राइवर को मारकर सबकी नजरों में हीरो बन सके, मगर किलर ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया। अब किलर का काम खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। तभी स्लेड उसे रोक कर उसकी फेस पूछता है। किलर बताता है कि उसकी फेस सिर्फ $1 थी क्योंकि वो ये काम शौक की खातिर करता था, लेकिन वो $1 लेने से भी इनकार कर देता है क्योंकि वो ड्राइवर को मार नहीं पाया था और अब वो ऐसी जिंदगी दोबारा नहीं जीना चाहता था। किलर और स्लेड बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से ड्राइवर उठकर खुद स्लेड को गोली मार देता है। तब ये हकीकत सामने आती है कि स्लेड ने ड्राइवर के सर के पिछले हिस्से पर गोली चलाई थी, लेकिन पहले से लगी मेटल प्लेट की वजह से ड्राइवर बच गया था। इसी के साथ ड्राइवर आखिरकार गैरी की मौत का बदला मुकम्मल कर लेता है। उधर जब सिसिरो स्लेड के बारे में मजीद गहराई से जांच करती है तो उसे पूरी सच्चाई मालूम हो जाती है। जिन लोगों ने गैरी को कत्ल किया था वो सब पहले स्लेड के साथ जेल में रह चुके थे। जल्दी पैसा कमाने के लालच में स्लेड ने उन्हीं लोगों के साथ मिलकर ये पूरी साजिश तैयार की थी। ये हकीकत उसे एक औरत से मालूम होती है जो कभी गैरी की गर्लफ्रेंड थी। ये जानते ही सिसिरो फौरन स्लेड की लोकेशन की तरफ रवाना हो जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे सिर्फ स्लेड की लाश मिलती है। ये मंजर देखकर वो सुन रह जाती है। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो जाता है कि ड्राइवर ने जो किया वो मुकम्मल तौर पर गलत नहीं था। इसके बावजूद वो स्लेड की हकीकत दुनिया के सामने नहीं लाती। इंतहा में ड्राइवर अपने भाई गैरी की राख लेकर उस मकाम पर पहुंचता है जहां वो उसे बहाना चाहता था। आखिरकार वो अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है और उसकी राख को बहा देता है। बरसों से उसके दिल में जलने वाली बदले की आग अब ठंडी हो चुकी थी। अपने भाई के कातिलों को इंजाम तक पहुंचाने के बाद ड्राइवर खामोशी से वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ प्रीचर अब भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता रहता है और इसी के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।